ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक्स हमने स्टडी करा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक्स के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करा था वो एक बार रिवाइंड करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स के अंदर मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश आया, कैश कितना गया। तो कैश का आना और कैश के जाने के बारे में हमने बात करी थी। तो इसको समझने के लिए हमने समझा था कि हमारे बिजनेस में तीन ऑपरेशंस होते हैं। कितने ऑपरेशंस होते हैं? तीन ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके लिए आपका जो मेन बिजनेस है वो जिस पर्पस के लिए चालू हुआ है उसे कहते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मेन आपका बिजनेस ऑपरेशन होता है जिससे आप मेनली कमाते हो उसे कहते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, जैसे आपका ट्रेडिंग का काम है, उस ट्रेडिंग के काम को करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसके काम को करने के लिए आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने अपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसको खरीदना, उसको बेचना इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस में आपको चाहिए होता है पैसा, तो उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से हमारे पास तीन रास्ते होते हैं कि बिजनेस के पास तीन अलग अलग रास्तों से हमारे पास कैश आता है, कैश जाता है, कैश आता है, कैश जाता है। तीन रास्ते होते हैं हमारे पास कैश के आने के, कैश के जाने के। पहला रास्ता होता है हमारे पास कैश के आने का, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। और कैश के जाने के भी ये तीन रास्ते होते हैं बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट भी सिखाया था, इन तीनों चीजों के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो भी बता दिया था मैंने आपको। और आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? आज अपन बात करने वाले हैं एनपीबीटी के बारे में। जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास आ गई है। एनपीबीटी के बारे में बात करने वाले हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे कुल मिला के दो चीजों के बारे में। सबसे पहले कौन सी चीज है? एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करेंगे। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या बोला मैंने? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखो, मैंने कहा आपके सामने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या वर्ड यूज करा मैंने? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को समझाने के लिए। उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब होता क्या है वो कॉन्सेप्ट समझो। जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को समझने के लिए तो समझो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप एसपीएल बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, क्या बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम कुछ चीजें समझते हैं, जैसे कि क्या क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या चीज आती है, कॉन्सेप्ट को समझना। उसके अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको अपन कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स आता है। उसके अलावा आती है हमारी अदर इनकम्स। क्या आती है हमारी? अदर इनकम्स। तो हमारे पास सेल्स आती है, हमारे पास अदर इनकम्स आती है, हमारे पास क्या आती है? सेल्स आती है, हमारे पास अदर इनकम्स आती है। और उसके अंदर से हम क्या करते हैं, कुछ खर्चे माइनस करते हैं। हम इसमें से कम करते हैं हमारे कुछ एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं वो सुनिएगा। एक्सपेंसेस जो बिजनेस के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, स्टॉक के ऊपर जो हमने खर्चा किया। किसके ऊपर? जो हमने स्टॉक के ऊपर खर्चा किया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या बोला इसको मैंने? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमने एक खर्चा कर दिया हमारा। दूसरा हम लोग बिजनेस में क्या खर्चा कर सकते हैं? दूसरा हम लोग बिजनेस में खर्चा कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर। तो एम्प्लॉइज के ऊपर हमने खर्चा किया। तो अगर एम्प्लॉइज के ऊपर हमने खर्चा किया तो एम्प्लॉइज का क्या होता है? एम्प्लॉइज का होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके अलावा हम और क्या क्या बिजनेस में खर्चा कर सकते हैं? इसके अलावा बिजनेस के फाइनेंसेस के ऊपर, इंटरेस्ट की, जैसे हमने इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर करा तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट। हमने बिजनेस के अंदर कौन सा कॉस्ट बेयर किया बेटा? फाइनेंस कॉस्ट बेयर किया। तो हमने फाइनेंस के ऊपर कॉस्ट पे कर दिया। फाइनेंस मतलब समझ रहे हो बात को? फाइनेंसेस का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट वगैरह का, ब्याज वगैरह का पेमेंट देना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। वो हमने बेयर किया हमारे बिजनेस के अंदर। इसके अलावा बिजनेस में हम और कौन सा खर्चा बेयर करते हैं? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। कौन सा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन।
फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन का चार्जेस पे करना, तो ये हम खर्चा बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा होते हैं हमारे अदर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? अदर एक्सपेंसेस। तो आप ये समझ रहे हो, इन सारे खर्चों को काटने के बाद जो आपके पास सेल्स आई है, जो आपके पास इनकम आई है, आप उस इनकम में से अगर ये 5 खर्चे हटा दो, जिसमें तो मटेरियल कंज्यूम का खर्चा, एम्प्लॉय के बेनिफिट का खर्चा मतलब सैलरी वगैरह, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस अगर आप हटाते हो तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैं क्या करता हूं? टैक्स माइनस करता हूं, फिर उसमें से जनरल रिजर्व को अलग करता हूं मैं, उसके बाद मैं प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देता हूं, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देता हूं, उसके बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरा बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, या फिर मैं रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता हूं उस पैसे को। सो अब मैं क्या करता हूं, आपको समझा रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया? सेल्स करी, टर्नओवर किया, अदर इनकम्स कमाई, उसके बाद कुछ स्टेटेड एक्सपेंसेस थे मैंने वो बेयर किए। स्टेटेड एक्सपेंसेस क्या थे मेरे? स्टेटेड एक्सपेंसेस थे जैसे कि, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अलावा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके अलावा मैंने क्या किया? फाइनेंस का कॉस्ट बेयर किया, उसके अलावा मैंने क्या किया? उसके अलावा मैंने इंटरेस्ट वगैरह दिया है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन किया है, अदर एक्सपेंसेस किए हैं बेटा। तो ये सारे के सारे खर्चे पे करने के बाद जो मेरे पास बेनिफिट्स बचते हैं उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं इसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरे पास बचा है, उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैं क्या करने वाला हूं? मैं उसमें से टैक्स पे करने वाला हूं। क्या क्या पे करने वाला हूं? टैक्स का पेमेंट देने वाला हूं। मैंने उसमें से टैक्स का पेमेंट दे दिया। टैक्स का पेमेंट देने के बाद मैं उस बचे हुए पैसे में से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दूंगा, इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड दूंगा, और उसके अलावा मैं उसमें से कुछ पैसे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर जाके मेरा पीएनएल का बैलेंस बचेगा। किसका बैलेंस बचेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचेगा। तो ये सारे काम करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचते हैं, लास्ट में जो आपके पास पैसा बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, पीएनएल का बैलेंस। समझ आई बातें? तो वो जो पीएनएल का बैलेंस होता है ना, उसे कहते हैं अपन क्या? नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। क्या कहते हैं उसे? नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। तो वो जो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर है, उसके बारे में मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। उसी से अपन क्या करने वाले हैं? एनपीबीटी निकालने वाले हैं। सो ये जो होता है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को कहते हैं एनपीबीटी। एनपीबीटी और कुछ भी नहीं होता। ये जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रॉफिट निकालने का डायरेक्ट मेथड है। और यहां जो मैं आपको कराने वाला हूं वो क्या है? एनपीबीटी, उल्टा तरीका, कि कैसे अगर अपने पास सारी चीजें डिडक्टेड है तो कैसे उनको वापस से ऐड करे या माइनस करे और वापस से एनपीबीटी निकाला जाए। सो एनपीबीटी वो मिडिल वे है जहां तक अपन पहुंचने वाले हैं। ये ऊपर का रास्ता और ये जो है ये एनपीबीटी निकालने का नीचे का रास्ता है। सो यहाँ पे एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट निकालने का, बिफोर टैक्स निकालने का कोई और तरीका नहीं है। यही तरीका है कि जो इनमें से चीजें माइनस हुई है उसको वापस से अपन क्या करने वाले हैं बेटा? इसमें ऐड बैक करने वाले हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर अपन पीएनएल अकाउंट बनाते, क्या बनाते हैं? पीएनएल अकाउंट बनाते, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर अपन नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये वही वैसा सही नेट प्रॉफिट है। उस नेट प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। क्या करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं, डिविडेंड जनरल रिजर्व माइनस करते हैं, फिर जो बचता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे वापस से वो चीजों को ऐड बैक कर दूंगा। किन चीजों को ऐड बैक कर दूंगा बेटा? क्या बोला मैंने? किन चीजों को ऐड बैक करने वाला हूं? मैं ऐड बैक करने वाला हूं यहाँ पे क्या क्या? रिजर्व्स, डिविडेंड जो मैंने पे किया है, ट्रांसफर जो किए हैं, वो सारी चीजें मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे ऐड बैक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। तो इन्हीं चीजों को समझ के अपन इस चीज को समझते हैं। यहां पे इसमें कोई डाउट है तो बोलो जरा सा भी है तो नहीं है? अब देखो क्या दे रखा था अपने को? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उल्टा रास्ता अपनाए। क्या क्या? सबसे पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर मतलब, ठीक है, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट अपीयर होता है, ये वो है। बैलेंस शीट के अंदर जो नेट प्रॉफिट अपीयर होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सर पीएनएल के डेबिट बैलेंस का मतलब, अरे पीएनएल के डेबिट बैलेंस का मतलब कुछ भी नहीं, लॉस। पीएनएल के डेबिट बैलेंस का मतलब और कुछ भी नहीं, पीएनएल के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस।
पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है मतलब लॉस। समझ गए क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हुआ, हो सकता है कि आपको लॉस हुआ, हो सकता है आपको साल में प्रॉफिट हुआ, साल भर में लॉस हुआ। सर अगर प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव होगा, लॉस होगा तो नेगेटिव अमाउंट होगा। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? कुछ कुछ चीजें जो हमने माइनस करी है वो ऐड बैक करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं क्या ऐड बैक करेंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। आप देख सकते हो मैंने यही तो कहा था सबसे पहले कि वहां से मैंने आपके सामने क्या करवाया था? सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व्स। याद है क्या आपको? उस ट्रांसफर टू रिजर्व्स के बाद ये क्या है? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो डिविडेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिविडेंड को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं थोड़ी सी देर में। अपन एक एक एडजस्टमेंट को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी बस डिस्कस करेंगे अपन इसके किसके बारे में? प्रपोज डिविडेंड के बारे में। वैसे मैं आपको पूरा प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। क्या होता है? कहानी सुनो प्रपोज डिविडेंड की छोटी सी। होता यह है कि कंपनी जब होती है ना, तो उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोजल रखते हैं कि हमें कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोजल रखते हैं कि हमें कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ओनर्स नहीं होते कंपनी के कभी भी। डायरेक्टर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो तो क्या करते हैं? वो तो प्रपोजल रखते हैं कि डिविडेंड कितना होना चाहिए। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रपोजल रखते हैं कि हमारे हिसाब से डिविडेंड कितना होना चाहिए, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें। तो उसका जो प्रपोजल होता है उसे कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। और फिर ये क्या करते हैं? जनरल मीटिंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब होता है कंपनी की हर साल एक मीटिंग होती है। एनुअली कंपनी एक मीटिंग कॉल करती है जिसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। जैसे होता है ना स्कूल का एनुअल मीट होता है, उसी तरीके से कंपनी की हर कंपनी की क्या होती है? उसके शेयर होल्डर्स के साथ एक एनुअल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, जहां पे उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स को। आगे देखेंगे इसमें इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर अभी समझा रहा था, अभी समझाया मैंने आपको किसके बारे में? ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? प्रपोज डिविडेंड किस तरीके से काम करता है? तो प्रपोज डिविडेंड में क्या क्या सीन चलता है? प्रपोज डिविडेंड कुछ ऐसा बोलता है कि जहां पे जो कंपनी होती है, जैसे अभी आपको क्या समझाते हैं, जो कंपनी है वो क्या कर रही है यहाँ पे बेसिकली कि डायरेक्टर्स ने क्या करा? डिविडेंड प्रपोज करा। उसके बाद डायरेक्टर्स ने क्या बुलाई? एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई। क्या बुलाई? एनुअल जनरल मीटिंग। अब डायरेक्टर्स ने जो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स से पूछा जाता है कि डू यू अग्री विद दिस? क्या आप अग्री करते हो इतना डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कि हमने जो प्रपोजल रखा है, क्या आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो? अगर आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? अगर आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो हम वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? हम वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। सो डायरेक्टर्स यहाँ पे प्रपोजल देते हैं, कुछ टाइम के बाद मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, तो हम वो डिविडेंड क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? डिक्लेयर मतलब पे कर देंगे। तो यानी कि स्कीम कैसे चल रही है वो समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे। हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया? 31 मार्च कंप्लीट किया। उसके बाद हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए, कुछ टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे, 2 महीने बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बाद शेयर होल्डर्स से अप्रूवल ली, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करा, जो आपने प्रपोजल दिया है उतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। शेयर होल्डर्स चाहे तो उस डिविडेंड की रेट को कम कर सकते हैं, चाहे तो उतने पे ही एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, बट कभी भी बढ़ा नहीं सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो उतना का उतना रह सकता है, कम हो सकता है, बट वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो शेयर होल्डर से हमने अप्रूवल ले ली, शेयर होल्डर्स ने हमें अप्रूवल दे दी, बहुत अच्छी बात है। अप्रूवल लेने के बाद अब हम डिविडेंड क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो डिविडेंड का जो पेमेंट होता है ना बेटा, वो कब होता है? वो होता है नेक्स्ट ईयर में। कब होता है? नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होता है। तो अगर इस साल हमने डिविडेंड को क्या करा? इस साल हमने डिविडेंड प्रपोज करा, उसका पेमेंट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। कब? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस साल पेमेंट होगा क्या? आंसर आया नहीं होगा। कब पेमेंट होगा उसका? नेक्स्ट ईयर उसका पेमेंट होगा। समझे कि नहीं? ये बताओ, समझे कि नहीं?
तो बेटा होता क्या है, डायरेक्टर्स जो है वो प्रपोजल देते हैं डिविडेंड के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं, शेयर होल्डर से पूछते हैं, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करता है, तो डिविडेंड को क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, पे कर दिया जाता है। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या हो गया, पे हो गया। यहाँ जरा देखेंगे प्रपोज डिविडेंड क्या हो गया, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर लिखा, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल क्या हो जाता है, पे हो जाता है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल क्या हो जाता है, पे हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि प्रीवियस ईयर का प्रपोजल जो प्रपोज डिविडेंड है इस साल उसका क्या हो गया, इस साल उसका पेमेंट हो गया। क्या हो गया, इस साल उसका पेमेंट हो गया। ये कब का डिविडेंड था, प्रीवियस ईयर का। तो इस बार इसका मतलब कैश गया, तो हमने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड हमने पे ऐड कर दिया। इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो उसका क्या होगा, उसका होगा पहले तो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे, अगले साल पे करेंगे। तो इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ भी नहीं होता, वो अगले साल पे किया जाएगा, तो इस बार उसका पूछा भी नहीं जाएगा, उस साल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। इस साल के प्रपोज डिविडेंड का हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इस साल के प्रपोज डिविडेंड का कोई छोटा सा भी ट्रीटमेंट नहीं होता हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि वो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, प्रपोजल है। मैंने बोला है शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे, करने के बाद जो प्रपोज डिविडेंड उसे अप्रूव करने के बाद वो एक लायबिलिटी बनती है जिसका कंपनी को पेमेंट देना है। तो जब तक वो शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया तब तक उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वो है ही नहीं कुछ भी कंपनी के लिए, इसलिए उसको कभी भी शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में बहुत अच्छा क्वार्टरली प्रॉफिट आ गया। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, वो फाइनेंशियल मतलब ईयर एंड में तो बनते ही बनते हैं, बट कंपनी क्या करती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाती है। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी को एनालाइज करने के लिए कंपनी अपने आप को पूरे साल भर तक एनालाइज नहीं करती, पूरे साल में छोटे छोटे पीरियड्स में अपने आप को एनालाइज करके पब्लिक को बता देती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वार्टर रिपोर्ट्स। क्या कहते हैं, क्वार्टर रिपोर्ट्स। तो कंपनी बनाती है क्वार्टर रिपोर्ट्स। क्वार्टर रिपोर्ट्स मतलब कंपनी यहाँ पे हर 3-3 महीने के अंदर क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी। क्या करेगी, 3-3 महीने के अंदर क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी। सो इन एवरी 3 मंथ्स कंपनी विल प्रिपेयर इट्स क्वार्टरली रिपोर्ट। कंपनी विल प्रिपेयर इट्स क्वार्टरली रिपोर्ट इन एवरी 3 मंथ्स। सो हर 3 महीने में क्वार्टरली रिपोर्ट बनाई जाएगी कंपनी की। तो हर कंपनी क्या करती है, जब क्वार्टरली रिपोर्ट बनाती है और कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, सो कंपनी क्या करती है उस कंडीशन में, जब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना कंपनी को, क्या हो जाता है, जब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। क्या बोला मैंने, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, पे कर देती है सीधे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, साल में साल के बीच में डिविडेंड बांट दो, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड व्हिच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो डिविडेंड दिया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किस में से दिया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, तो ऐड बैक कर दिया। क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। समझ गए क्या। आगे लिखा है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, ठीक है, किस साल इतना टैक्स देना है, ठीक है, प्रॉफिट्स के हिसाब से, उसकी जो तैयारी करी आपने, उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ऐड बैक। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या वर्ड यूज करा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स जाने के लिए जो टैक्स का प्रोविजन बना है वो ऐड बैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उस तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे ऐड बैक करना पड़ता है। बोलो समझ आए कि नहीं आई बात। जो प्रोविजन फॉर टैक्स उसे क्या करना पड़ता है, उसे ऐड बैक करना पड़ता है। तो मैं एक बार वापस से एनालाइज करवाता हूं चीजों को, आप लोग को ढंग से सुनना भाई। हम लोग को क्या निकालना है, एनपीबीटी। क्या फाइंड आउट करना है, एनपीबीटी। एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसे ऐड बैक कर देते हैं, ताकि हम लोग ऑपरेटिंग के लेवल तक जा सके। क्या करते हैं, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बांटा हुआ प्रॉफिट है ना, उसे ऐड बैक कर देते हैं। ये जो सारी चीजें ना, ये बांटी हुई है, क्या हुई है, बांटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो उन सब चीजों को वापस से ऐड बैक करना, समेटना, ताकि हमें पता लग सके कि हमने एक्चुअली में कमाया कितना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो बोलता है जो आपने सच में कमाया है।
अब जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो हिस्सेदार आ जाते हैं उसका हिस्सा मांगने के लिए। कौन आ जाता है? हिस्सेदार आ जाते हैं उसका हिस्सा मांगने के लिए। मैंने प्रॉफिट कमाया, हिस्सेदार लोग आ गए हिस्सा मांगने के लिए। सबसे पहले तो कंपनी बोलेगी मैं हिस्सेदार हूं, मैंने कमाया, सबसे पहले तो मैं पैसा बचा के रिजर्व में डालूंगा। तो कंपनी सबसे पहले पैसा बचा के रिजर्व में डाल देती है। दूसरा हिस्सेदार कौन आ जाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमें तो दे पैसा, हमने पैसा लगाया, तुमने इन्वेस्ट किया है, तो उस हिस्सेदार को पैसा दे देते हैं। तीसरा जो है, जो पैसा मांगने वाले हैं ना, वो आ जाते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोले हमें भी पैसा दो ना, तुमने कमाया तो हमें तो पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हिस्सेदार आ जाता है पैसा मांगने के लिए सरकार। बोले भाई अगर तू एप्पल खाएगा तो एक पीस तो, एक बाइट तो मैं टेस्ट करूंगा ही करूंगा। तो सरकार पैसा मांगने आ जाती है। तो ये हिस्सेदारों को पैसा बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये सारा का सारा। ये कोई खर्चा नहीं है हमारा, दिस इज नॉट आवर एक्सपेंस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटा गया है, ये अपनों के बीच में बांटा हुआ प्रॉफिट है ये। दिस इज नॉट योर एक्सपेंस, दिस इज merely just distribution of profit. So distribution of profit will be added back. कि खर्चा माइनस करके, कमाई में से खर्चा हटा के कितना प्रॉफिट आया हमने वो निकाला, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? कि भैया जो मैंने पैसा बांट दिया हिस्सेदारों के बीच में, उसको वापस से निकाला मैंने यहां पे, और कुछ भी नहीं किया। कैसे निकाला उसे मैंने? बहुत आसान तरीका था। सबसे पहले मैंने क्या किया? ट्रांसफर टू रिजर्व, जो मैंने हिस्सा लिया उसको ऐड बैक कर दिया। समझ रहे हो? दूसरा मैंने क्या किया? जो प्रपोज डिविडेंड जो मैंने पे किया शेयर होल्डर्स को, उसे ऐड बैक कर दिया। साल के बीच में जो मैंने हिस्सा दे दिया उसे ऐड बैक कर दिया। सरकार के लिए जो मैंने पैसा डिसाइड करा उसे ऐड बैक कर दिया। इन सबको ऐड बैक करने के बाद में जो मेरे पास प्रॉफिट आता है उसे क्या कहते हैं? एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसी तरीके से एक अपने पास क्या हो सकता है? रिफंड ऑफ टैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है अपने पास? रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपने, ठीक है, जो पैसा आपके पास क्या था, जो सरकार को आपने एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया था, वो आपको सरकार ने रिफंड कर दिया। बोले सरकार विल बी लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था ना सरकार को, तो गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं भैया ज्यादा पैसा आ गया इस बार मेरे पास गलती से, वापस ले लो, तुम्हारा गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, आई गॉट एक्स्ट्रा मनी। तो सरकार ने क्या कर दिया? वो पैसा आपको रिफंड कर दिया। तो गवर्नमेंट जो आपको पैसा रिफंड कर देती है उसे क्या कहते हैं? रिफंड ऑफ टैक्स। और रिफंड ऑफ टैक्स को इसमें से क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिफंड ऑफ टैक्स को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका इस साल का प्रॉफिट नहीं है, वो आपका इस साल का प्रॉफिट नहीं है, वो पिछले साल का प्रॉफिट। आप समझ रहे हो बात को? पिछले साल मैंने टैक्स आधा दे दिया था सरकार को, जो पैसा सरकार ने रिफंड कर दिया, इस साल का नहीं है, इस साल उसको क्या कर दिया जाएगा? इस साल उसे माइनस कर दिया जाएगा। तो रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। सो कुल मिला के यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? ठीक है, हिस्सेदारों को जो बांटा गया है वो वापस से ऐड बैक कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं करा अपन ने। ठीक है, तो अपन ने जो एक्चुअल प्रॉफिट का लेवल है वहां तक अपन पहुंच गए, जहां पे अपने कमाया, खर्चा हटाया, लेवल ऑफ प्रॉफिट आया, हिस्सेदारों को दिया, जितना हिस्सेदारों को दिया उसको ऐड बैक कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई डाउट तो पूछो।